चलिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हमारा चल रहा था 11th केमिस्ट्री, ठीक है। आज की इस टॉपिक में या इसके आज की सेशन में बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसमें से इतिहास के पन्नों को निकाल कर देख लो, इसमें से क्वेश्चंस आया है, ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा तत्वों के आवर्ती गुण। और तत्वों के आवर्ती गुणों के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो है निम्न गुणों को शामिल किया गया है। निम्न गुणों को हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है आपका, क्या आता है, परमाणु त्रिज्या। आप लोगों को मैं क्वांटम नंबर की से मैं लेकर बताते आया हूं, या मैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल से लेकर बताते आया हूं। मैं आप लोगों को क्या बताया हूं कि कोई भी एटम्स में जानते हो ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद उसके सेल्स होते हैं। सेल्स आपको पढ़े होंगे सेल्स, और सेल्स के आउटर सेल में प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक से अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो दूरियां होती है, ये दूरियां है, हम इसको पढ़े थे मुख्य ऊर्जा स्तर, बोलते थे नहीं। हम यहाँ पर बात करेंगे, उसको मुख्य स्तर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, परमाणु के नाभिक और अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले जो दूरियां है, ये दूरियां जो है, ये दूरियां को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्या बोलते हैं भैया, त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ के पास भी रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होता है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत तो आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोल रहे हैं, तो ये ला क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे। मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वित्तीय कक्षाएं संभव है, और वित्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षों में घूमता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी स्थिति और है ना, इसको बोलते हैं लोकेशन एंड एनर्जी आर फिक्स नहीं है, फिक्स बिल्कुल नहीं है। तो हमने इसीलिए क्या पढ़ा था, क्वांटम नंबर पढ़ा था नहीं। किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले, या किसी परमाणु के कोई भी उपकोष में या कक्षक में या जो भी एक कोश है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताने के लिए हमने क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई किया था। उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसकी ऊर्जा कहाँ पर है। तो अगर हम बात करें कि परमाणु के नाभिक से और अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की, है ना, दूरी को अगर हम परमाणु त्रिज्या अगर कहें भी, तो यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन आउटर में भी हो सकता है, पहले में भी आ सकता है, अंदर में आ सकता है। तो इसलिए तत्वों के आवर्ती गुणों के अंतर्गत जो है ना, दो कार्यकारी परिभाषा आगे जाके आपको मिलेंगे, जिसको कहा जाता है, और आप लोग भी सुन लो, जिसको कहा जाता है सहसंयोजी त्रिज्या कहा जाता है, और एक को कहा जाता है वान डर वाल्स त्रिज्या कहा जाता है, राइट। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला नंबर है परमाणु त्रिज्या, लिखिए। किसी भी परमाणु में नाभिक से, लिखो, किसी भी परमाणु में नाभिक से किसी परमाणु में नाभिक से अंतिम कोश में उपस्थित, है ना, अंतिम कोश में उपस्थित, किसी परमाणु में नाभिक से अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किंतु परमाणु लिखो, सॉरी, किंतु तत्वों के परमाणु त्रिज्या का निर्धारण करना संभव नहीं है। किंतु तत्वों के परमाणु त्रिज्या का निर्धारण करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, आपको बता दिया मैंने कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, फिक्स नहीं है, इसलिए त्रिज्या का निर्धारण हम लोग क्या करेंगे, नहीं कर सकते। तो चलिए आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, अतः
परमाणु त्रिज्या को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। परमाणु त्रिज्या को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या के अंतर्गत पहला पॉइंट आएगा, लिख लो, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस या रेडियस। सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस। चलिए उसके आगे डेस करके लिखेंगे ना। ठीक है, कोवेलेंट्स परमाणु त्रिज्या। चलिए इसके आगे अपन लिखेंगे, चलो बता रहा हूं मैं। लिखो, किसी सहसंयोजी अणु में, लिखो, किसी सहसंयोजी अणु में एकल परमाणु, लिखो, किसी सहसंयोजी अणु में एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। चलो देखो इधर मेरी तरफ आओ, वही इधर आओ। देखो, आप लोगों ने क्लोरीन को देखा है क्या? देखा है। एक क्लोरीन को भी देखा है। आपको पता है क्लोरीन का क्या होता है? 2 8 7 होता है कि नहीं होता है? पढ़े हो नहीं? चलो, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इसका 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो, ये बॉन्ड बनाया बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनाया, अब ये आपस में जुड़ गया। ये है आपका COVALNT, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब दो परमाणु, सुन लो भाई इधर देखो, जब दो परमाणु मिलकर क्या बनते, अणु बनता है क्या? जब दो परमाणु यहाँ पर आपस में जुड़ रहे होंगे और उनके नाभिकों के बीच की दूरी का क्या? आधा। दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। अच्छा, कौन सा बंध है ये? देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है रे? क्या है? एकल बंध है कि नहीं? तो आपने क्या लिखा है? पढ़ो एक बार, क्या लिखे? जोर से चिल्ला पढ़ो ना। किसी सहसंयोजी, यही तो है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओए, एक एटम दूसरा एटम, दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। और याद रखना, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और यौगिक कहलाता है क्या? सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से बनने वाले बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा, पर ला दिया बीच में। तो देखो, दो परमाणु आपस में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहा है। तो दोनों के परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का क्या? आधा, जो कि एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है? आपका सहसंयोजक क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। हो गया? चलो उदाहरण लिखो। जैसे, यहां पर लिखेंगे जैसे करके डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद वहां पे मैं बता रहा हूं उसको लिख लेंगे। सहसंयोजी त्रिज्या सूत्र है ये, सहसंयोजी त्रिज्या बराबर, सहसंयोजी त्रिज्या बराबर लिखोगे नाभिकों के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी बटे क्या कर देंगे हम लोग? इसको 2 कर देंगे। क्या कर देंगे?
2 कर देंगे। चलिए, ये जैसे था ये सूत्र था। अब उदाहरण बताता हूं मैं। हाँ, उदाहरण बताता हूं मैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या बराबर नाविकों के बीच की दूरी। अगर मैं सुन लो, मैं इसको हाइड्रोजन मान लूं और इसको हाइड्रोजन मान लूं, तो ये क्या क्या कहलाएगा? H और H बराबर क्या हो जाएगा? H2। तो इसके परमाणु त्रिज्या होती है, बताना चाहूंगा आप लोगों को, 0.74 होता है अपान 2 बराबर कते का आ जाएगा? बताओ इसका उत्तर कितना का आएगा? 2 एकम 2, 2 37वां 74, तो कितना हो जाएगा? 0. ये हो जाएगा 37। और यहाँ हम काली को मालूम है A0 एंगस्ट्रॉम, उससे मापते हैं। दूरी को मापते हैं किलोमीटर से। यहाँ से मैं यहाँ आ जाऊँगा तो मैं नापेंगे मीटर से। तो ये जो इसको मापने की जो इकाई होती है वो है एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का बताना चाहूँगा मैं, एक एंगस्ट्रॉम्स बराबर होता है 10 की 10 की घात -10। क्या होता है? यह होता है मीटर, या 10 की घात -8 क्या हो जाता है? सेंटीमीटर। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग भी याद करो ना, क्या देख रहे हो? याद करो भाई। चलिए फटाक से करो। तो ये था सहसंयोजी त्रिज्या था, ठीक है। मतलब हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये है हाइड्रोजन का ये, और ये आपका हाइड्रोजन, ये दोनों को ये क्या कर देंगे? नाभिक का दूरी, उसका आधा, तो आधा क्या हो गया? 0.37, ठीक है। ये आ जाएगा इसका मान, ये ऐसा बता रहा है। चलिए चलिए हो गया। तो ये पेपर में आएगा, पूछा जाएगा कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होता है। तो परिभाषा, डायग्राम, सूत्र और उदाहरण यहाँ पे लिख देना। 2 से 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसका नाम है सहसंयोजी त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है।